Hello students, I welcome you all once again to my education channel प्रभावी एजुकेशन हब एंड अब चूंकि यूपीएससी के ईपीएफओ का एग्ज़ाम काफ़ी नज़दीक आ चुका है और बहुत सारे स्टूडेंट्स के डिमांड पे मैं इंडस्ट्रियल रिलेशन, अकाउंटिंग, इंश्योरेंस, लेबर लॉ, ऑडिटिंग, सोशल सिक्योरिटी एक्सेट्रा जो कि अलग से टॉपिक्स हैं यूपीएससी में ईपीएफओ के एग्ज़ाम में, और ये टॉपिक्स कवर करना थोड़ी दिक्कत आती है। तो मैं एक बहुत अच्छी किताब है चौधरी पब्लिकेशन जिसको मैं कवर कराऊंगा इस सीरीज़ में। इस सीरीज़ में आपको कंप्लीट ये सब जो टॉपिक्स हैं रिलेटेड टू इंडस्ट्रियल रिलेशन, ठीक है, इंडस्ट्रियल रिलेशन, देन अकाउंटिंग, देन इंश्योरेंस, देन लेबर लॉ, ठीक है, एलएल लिख देता हूँ, ऑडिटिंग, ठीक है, सोशल सिक्योरिटी एंड कंप्यूटर, ये सारा इसमें इस किताब में दिया हुआ है जिसको मैं संक्षेप करके, इस किताब को भी, हालांकि बहुत मोटी किताब नहीं है, लेकिन जो स्टूडेंट्स, ट्रेडिशनल स्टूडेंट्स हैं, जो इंडस्ट्रियल रिलेशन कभी पढ़ा नहीं, उन्होंने इंश्योरेंस नहीं समझ पाते, अकाउंटिंग नहीं समझ पाते, उनको सरल भाषा में समझाने का मेरा प्रयास रहेगा इसमें। आई होप आपको ये क्लासेस बहुत ज़्यादा पसंद आए एंड आप अपने मार्क्स को फेच कर लो इन वीडियोस के थ्रू। बहुत इम्पॉर्टेंट है ये, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं ईपीएफओ के एग्ज़ाम में, जो कि अभी इस साल का शेड्यूल अगर बता दूँ तो 9 मई को होने वाला है, ठीक है। एक और चीज़ बता दूँ कि ये सीरीज़ कंप्लीट करके मैं आपको पीडीएफ दे दूँगा, आपको इसका जो ये क्लासेस होंगी इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा, ताकि आपको बार बार वीडियो ना देखना पड़े और अपने पीडीएफ से आप इसको आसानी से रिवाइज कर सको। तो ये सारा प्लान है, ठीक है। तो इसमें इसी प्लान को आगे बढ़ाते हुए इंडस्ट्रियल रिलेशन को हम शुरू करेंगे। ये जो चैप्टर है सेक्शन 1 में दिया गया इस किताब में, चौधरी पब्लिकेशन में, जो कि यूपीएससी के ईपीएफओ के लिए है। ये सेक्शन 1 जो टॉपिक है वो है इंडस्ट्रियल रिलेशंस, कॉन्सेप्ट, स्कोप, अप्रोचेज एंड इंडस्ट्रियल रिलेशंस, ठीक है। तो इंडस्ट्रियल रिलेशन के कॉन्सेप्ट, इसके स्कोप, इसके अप्रोचेज और इसके इंडस्ट्रियल रिलेशन के इटसेल्फ के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। मैं छोटी छोटी वीडियोस आपको बना के दूंगा ताकि आप पे बर्डन ना पड़े। आप अपनी तैयारी करते रहना, जैसे कि जो ट्रेडिशनल सब्जेक्ट हैं, चाहे वो पॉलिटी हो, चाहे वो इकोनॉमिक्स हो, चाहे वो हिस्ट्री हो। हिस्ट्री यहाँ पे एंशियंट नहीं पूछे जाएगी, मिडाइवल भी नहीं पूछी जाएगी इस एग्ज़ाम में। इस एग्ज़ाम में जो हिस्ट्री होगी वो आप मॉडर्न हिस्ट्री कवर करके आप आसानी से मार्क्स फेच कर सकते हो। मॉडर्न हिस्ट्री में भी अच्छी किताब बता दूँ तो बिपिन चंद्रा की, जिसकी सीरीज़ भी मैंने ऑलरेडी बना रखी है, उसको ज़रूर देख लेना। पॉलिटी की सीरीज़ है, इकोनॉमिक्स की सीरीज़ है और हिस्ट्री की भी सीरीज़ आपको मिल जाएगी चैनल पे। देन कुछ अदर टॉपिक्स हैं जैसे कि क्वांट है, ठीक है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जो है, प्लस इसके साथ रीजनिंग भी है, 1-2 रीजनिंग आता है, ज़्यादा नहीं आता। इंग्लिश है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको कर लेनी है। यहाँ पे मेरे इस चैनल पे पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री शॉर्ट में, जिनको आप 5-5 या 7-7 दिन में कंप्लीट कर सकते हो, ऐसी कोर्सेज हैं, देख लेना। एंड इसके अलावा बिपिन चंद्रा की जो मैंने हिस्ट्री बताई वो है ही, और ये सीरीज़ मैं आपको कंप्लीट करा ही दूंगा जिसमें ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई, अकाउंटिंग, इंश्योरेंस, लेबर लॉ, सोशल सिक्योरिटी, ठीक है, ऑडिटिंग, कंप्यूटर, इंडस्ट्रियल रिलेशन इटसेल्फ। तो बहुत सारा कुछ मिलने वाला है। तो चलिए शुरू कर देते हैं और इसको आगे देखते हैं, इसमें पढ़ना क्या क्या है हमें। अब देखिए, अगर डिफिनीशन की बात करें, अब मैं इस टॉपिक को शुरू कर चुका हूँ, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। मैं कहूँ कि इंडस्ट्रियल रिलेशन है क्या, अगर डिफाइन नहीं करना हो तो है क्या, छोटे शब्दों में जानने की कोशिश करें। इंडस्ट्रियल रिलेशन क्या है? इंडस्ट्री यहाँ पे दिख रहा है और रिलेशन तो जरूर दो पक्षों के बीच में होगा, 2 या 2 से ज़्यादा पक्षों के बीच में होगा, ठीक है। तो अगर इसको मैं डिफाइन करूँ, कलेक्टिव रिलेशनशिप बिटवीन मैनेजमेंट एंड वर्कर्स। अब देखिए, मान लीजिए कोई भी इंडस्ट्री हो, सपोज एक स्टील की इंडस्ट्री है, जहाँ पे स्टील का प्रोडक्शन होता है, ठीक है, स्टील का प्रोडक्शन होता है, तो यहाँ पे वर्कर काम करेंगे, ऑब्वियसली काम करेंगे, ठीक है।
और इस इंडस्ट्री में मैनेजमेंट होगा, ऑनर होगा इसका, है ना, और इसमें बहुत सारे लोग होंगे, ठीक है, मैनेजमेंट होगा और वर्कर भी होंगे। मैनेजमेंट और वर्कर के बीच का जो रिलेशनशिप, जो कलेक्टिव रिलेशनशिप होता है, उसी को हम लोग इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप कहते हैं। इसी को हम लोग इंडस्ट्रियल रिलेशंस कहते हैं। सिंपल शब्दों में, कलेक्टिव रिलेशनशिप बिटवीन मैनेजमेंट एंड वर्कर्स इज कॉल्ड एज इंडस्ट्रियल रिलेशन। आई होप ये बात समझ में आई होगी, ठीक है। ध्यान से सुनते चलिए, माइंड को शांत करके, आपको मैं बहुत अच्छे से समझा दूंगा। और इस इंडस्ट्रियल रिलेशन को ही हम लोग लेबर मैनेजमेंट रिलेशन भी कहते हैं, या फिर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशन भी कहते हैं। एम्प्लॉयर कौन होता है? जैसे कि मान लीजिए मैंने एक कंपनी लगा दी, तो मैं यहाँ पे एम्प्लॉयर हूँ, ठीक है, मेरे पास एम्प्लॉय आएंगे काम करने के लिए, मैं हायर करूँगा एम्प्लॉय को, तो मेरे और एम्प्लॉयज़ के बीच में जो रिलेशन होगा उसको भी हम लोग इंडस्ट्रियल रिलेशन ही कहेंगे, या फिर लेबर मैनेजमेंट रिलेशन भी हम लोग कह सकते हैं इंडस्ट्रियल रिलेशन को, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए भाई साहब, एक बीथल नाम के एक व्यक्ति हैं जिन्होंने अपने एसोसिएट्स, मतलब इनके मित्रों के साथ मिलकर इसको डिफाइन किया है, तो वो डिफिनीशन भी देख लेते हैं। इन्होंने कहा है कि इंडस्ट्रियल रिलेशन जो है, इट इज अ मैनेजमेंट विच इज कंसर्न्ड विद द मैन पावर ऑफ इंटरप्राइज। मैन पावर यहाँ पे कीवर्ड, और इंटरप्राइज मतलब इंडस्ट्री ही मान लीजिए, ठीक है, इंटरप्राइज को ही इंडस्ट्री ही कहते हैं। तो इंडस्ट्री और मैन पावर के बीच का मैनेजमेंट जो होगा वो कौन देखता है? वो देखता है इंडस्ट्रियल रिलेशन, ठीक है। मैन पावर किसी लेवल पे हो सकता है, मान लीजिए कुछ लोग फिजिकल काम कर रहे हैं, कुछ लोग ऑपरेटर हैं, कुछ लोग वहाँ पे क्लरिकल काम कर रहे हैं। जो भी लोग यहाँ पे प्रोडक्शन के हेल्प के लिए काम कर रहे हैं, चाहे डायरेक्टली रिलेटेड इनडायरेक्टली रिलेटेड, वो यहाँ पे मैन पावर कहे जाएंगे। डायरेक्टली मतलब कि सीधा ही वो मान लीजिए कि स्टील का प्रोडक्शन में ही काम कर रहा है, कुछ लोग क्लर्क हैं वो इनडायरेक्टली काम कर रहे हैं। अब ये क्लर्क तो प्रोडक्शन तो नहीं कर रहा ना, लेकिन इस कंपनी को चलाने में, इस इंडस्ट्री को चलाने में बहुत बड़ा रोल होगा इस क्लर्क का भी। तो जो भी मैन पावर है, मैन पावर एक कलेक्टिव टर्म है, ठीक है, वो डायरेक्ट लेबर हो सकता है, क्लर्क हो सकता है, अकाउंटेंट हो सकता है, सभी को मिला दिया जाए तो मैन पावर बनता है, ठीक है। तो मैन पावर और इंटरप्राइज मतलब इंडस्ट्री के बीच के मैनेजमेंट को ये इंडस्ट्रियल रिलेशन डिफाइन करता है, उससे रिलेटेड है, उससे कंसर्न है। तो बीथल और एसोसिएट ने ऐसे डिफाइन किया है। खैर ये सीधा ऐसा नहीं पूछेगा किसने किया है, बट आपके जानकारी के लिए ये सारी पॉइंट्स यहाँ पे डाली गई हैं। अगर कहूँ कि इंडस्ट्रियल रिलेशन एक आर्ट है, एक कला है, इट इज एन आर्ट ऑफ लिविंग टुगेदर फॉर पर्पस ऑफ प्रोडक्शन। अब देखिए भाई, कोई इंडस्ट्री लगी है तो ऐसा तो है नहीं कि वहाँ पे जाके वर्कर को रखा गया कि आओ हंसो खेलो खाओ और चले जाओ। एक पर्पस है, पर्पस वो है कि प्रोड्यूस किया जाए, प्रोडक्शन किया जाए, है ना, प्रोडक्शन किया जाए। तो प्रोडक्शन के लिए ही ये इंडस्ट्रियल रिलेशन बहुत ज़रूरी है। इट इज़ एन आर्ट ऑफ लिविंग टुगेदर फॉर द पर्पस ऑफ प्रोडक्शन। इंडस्ट्रियल रिलेशन क्यों चाहिए? ये एक आर्ट है, क्या करता है, इसका पर्पस क्या है कि प्रोड्यूस कराया जाए, प्रोडक्शन में हेल्प किया जाए। अब रिलेशन अच्छे ना हो, मान लीजिए वर्कर खुश नहीं है, ये एंग्री एक वर्कर है, मान लीजिए ये कहता है, कुछ और भी वर्कर्स हैं जो एंग्री हो चुके हैं, कह रहे हैं कि हम तो यार इस कंपनी में खुश ही नहीं है, तो क्या ये मोटिवेटेड रहेंगे काम करने के लिए? नहीं रहेंगे। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि रिलेशन जो है, इंडस्ट्रियल रिलेशन किसके बीच में, मैनेजमेंट और वर्कर के बीच में अच्छा रहे, कॉर्डियल रहे, ठीक है, ताकि जो ओवरऑल पर्पस है, ठीक है, मैं इन वर्कर्स के बाल बना देता हूँ जो ओवरऑल पर्पस है वो पूरा हो सके, जो कि प्रोडक्शन है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। अब मैं कहूँ कि जो ये इंडस्ट्रियल रिलेशन है, समहाउ ऐसा नहीं है कि खाली मैनेजमेंट और वर्कर ही इसमें इन्वॉल्व है, इसमें सरकारें भी इन्वॉल्व रहती हैं। क्यों रहती हैं, कैसे रहती हैं, मैं बता देता हूँ। वर्कर से रिलेटेड कई सारी एक्ट्स हैं, जिसमें जैसे मिनिमम वेज एक्ट है, सिक्योरिटी से रिलेटेड इनके एक्ट है। तो बहुत सारे एक्ट्स जो है
सरकार लेके आती है, यानी कि सरकार रेगुलेट करती है ऐसी कंपनियों को, रेगुलेट करती है इनके रिलेशन को। सो इंडस्ट्रियल रिलेशन इज रेगुलेटेड बाय गवर्नमेंट इन वेरिंग डिग्री। अब कैसे करती है मैं बता दूंगा, कौन कौन से एक्ट हैं, क्या क्या है, तरीका क्या है, स्कोप क्या है, सरकार कैसे रेगुलेट करती है, वो आपको आगे मिलेगा। अभी आपको इतना ही समझना है कि सरकार इनको रेगुलेट करती है, ठीक है, सरकार इनको रेगुलेट करती है। तो हम कह सकते हैं कि इंडस्ट्रियल रिलेशन एक ऐसा वेब ऑफ रूल है, वेब ऑफ रूल्स है, कई सारे रूल्स हैं इसमें, कई सारे रूल्स हैं जो कि सरकार के द्वारा लाई जाती हैं। वेब ऑफ रूल्स हैं जहाँ पे गवर्नमेंट, ठीक है, गवर्नमेंट और इंडस्ट्री और लेबर्स, ये तीनों मिल के इंटरेक्ट करते हैं ताकि इनका रिलेशनशिप बहुत अच्छा बना रहे, इंडस्ट्री और लेबर का, और प्रोडक्शन बहुत ही अच्छे से होता रहे, और कोई भी इश्यूज लेबर से रिलेटेड ना हो, इनकी सोशल सिक्योरिटी से भी रिलेटेड इश्यूज ना हो, ठीक है। तो इसके लिए ये जरूरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम जानेंगे नेचर ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशन। इंडस्ट्रियल रिलेशन का नेचर क्या है, मूलतः ये क्यों है, इसका नेचर क्या है। इसका नेचर जो है मल्टी डायमेंशनल है, और इसको 3 सेट ऑफ डिटर्मिनेंट्स में बांटा जा सकता है। वो 3 सेट ऑफ डिटर्मिनेंट्स क्या है, ज़्यादा दिमाग पे जोर मत डालिए, मैं जैसे जैसे बोलता हूँ सुनते जाइए। 3 जो सेट ऑफ डिटर्मिनेंट्स बोले जो कि डिसाइड करते हैं कि नेचर क्या रहेगा इंडस्ट्रियल रिलेशन का, उनमें पहला है इंस्टीट्यूशनल फैक्टर। अब देखिए, इंस्टीट्यूशनल, इंस्टीट्यूट आ जाए तो गवर्नमेंट वहाँ पे ज़्यादातर एक मैकेनिज्म होता है, इंस्टीट्यूशन आ जाए तो एक मैकेनिज्म आ जाएगा जो कि रिलेटेड होगा गवर्नमेंट पॉलिसी से, लेबर लॉ से, यूनियन ऑफ वर्कर से, एम्प्लॉयर से, पावर से, पावर स्ट्रक्चर से, कम्युनिटी से। इसका मतलब ये है कि जो भी रिलेशन है इंडस्ट्री एंड लेबर के बीच में, वो ऐसा तो नहीं है कि मतलब बिना लॉ के चलाया जा सके। तो गवर्नमेंट की पॉलिसी इसको रेगुलेट करने के लिए जरूरी है ना। अगर इंडस्ट्री का वर्बली बोल दे कि मैं तुमको ये दे दूंगा, ये दे दूंगा, तुम बड़े ही खुश रहोगे, आओ काम करो, लेकिन कुछ ना दे तो फिर कैसे काम चलेगा। इसलिए लेबर लॉज जरूरी है, गवर्नमेंट की पॉलिसी जरूरी है, यूनियंस जरूरी है ताकि फाइट कर सके। अगर कुछ डिस्क्रिमिनेशन होता है, कोई दिक्कत आती है, तो यूनियन ऑफ वर्कर वहाँ पे रोल प्ले करती है। पावर स्ट्रक्चर डिसाइडेड होना चाहिए, कम्युनिटी इसकी बहुत बड़ा रोल होता है इसमें, इनके रिलेशन में। कहने का मतलब ये है कि जो इंस्टीट्यूशनल फैक्टर है जिसमें कि गवर्नमेंट पॉलिसी, लेबर लॉ, यूनियन ऑफ वर्कर एंड एम्प्लॉयज, पावर स्ट्रक्चर, कम्युनिटी, ये इनके नेचर को डिसाइड करता है कि कैसा नेचर होगा। तो अगर ये स्ट्रॉन्ग है, ये सारी चीज़ें, गवर्नमेंट पॉलिसी स्ट्रॉन्ग है, लेबर लॉ स्ट्रॉन्ग है, यूनियन ऑफ वर्कर अच्छे से काम कर रही है, तो इनका जो रिलेशन रहेगा वो काफ़ी अच्छा कॉर्डियल बना रहेगा, ठीक है। तो सब चीज़ क्लियर होनी चाहिए। आगे बढ़ते, इकोनॉमिक फैक्टर क्या है जो कि डिसाइड करता है नेचर को, इंडस्ट्रियल रिलेशन के नेचर को डिसाइड करता है। इंडस्ट्रियल रिलेशन किसके बीच में रहता है, मैनेजमेंट और वर्कर के बीच में, हमेशा याद रखना। इकोनॉमिक फैक्टर, किस तरीके की इकोनॉमी है जिस कंट्री में ये सब काम कर रही हैं इंडस्ट्रियां। कैपिटलिस्टिक नेचर की कंट्री है, सोशलिस्टिक नेचर की इकोनॉमी है हमारी। अब कैपिटलिस्टिक क्या होता है भाई, आपने सुना होगा कि कैपिटलिस्टिक जो होता है पूंजीवादी कहते हैं इसको, पूंजीवादी। वैसी कंट्रियां जैसे कि यूएसए का एक एग्जांपल ले लीजिए। यूएसए एक बहुत ही सॉलिड एग्जांपल है कैपिटलिस्ट कंट्री का। इनफैक्ट वेस्टर्न कंट्रियां मैक्सिमम कैपिटलिस्टिक ही हैं। रसिया एक सोशलिस्टिक कंट्री है, चाइना एक कम्युनिस्ट कंट्री है। तो क्या अंतर है कैपिटलिज्म, सोशलिज्म और कम्युनिज्म में? बेसिकली अंतर क्या है, यहाँ पे फ्री मार्केट होता है, यहाँ पे सरकार का जो रोल है मार्केट को कंट्रोल करने में बहुत ही कम है। मतलब प्राइवेट जो कंपनियां हैं ज़्यादा यहाँ पे अपना कारोबार करती हैं, ज़्यादा रेगुलेशन नहीं है, उनको फ्री मार्केट दिया गया है कि ठीक है आप प्रोडक्शन करो, आप अपना दाम डिसाइड करो जो भी आप प्रोड्यूस लाते हो और प्रॉफिट कमाओ। तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन यहाँ पे ज़्यादा होता है, ठीक है। तो कैपिटलिस्टिक मॉडल होता है जहाँ पे सरकार का रोल कम होता है और फ्री कैपिटल यहाँ पे फ्लो होता है। लेजिज फेयर जिसको कहते हैं, लेजिज फेयर कहते हैं, यही मतलब फ्री कैपिटल यहाँ पे है।
प्राइवेट कंपनियां ज़्यादा रहती हैं। हमारी जो इकोनॉमी है वो मिक्स्ड इकोनॉमी है, ना कैपिटलिस्टिक है ना सोशलिस्टिक है पूरी। दोनों की अच्छी अच्छी चीज़ें हमने मिक्स कर ली है मिक्स्ड इकोनॉमी में, ठीक है। हमारा कुछ प्रोडक्शन जो है सरकार करती है, जैसे कि रेलवे में सरकार का रोल था, अब तो रेलवे को भी प्राइवेटाइज करने लगे हैं, ठीक है। पेट्रोलियम में सरकार का रोल रहता है, ठीक है। और बाकी जैसे तेल साबुन ये सब क्या प्राइवेट सेक्टर प्रोड्यूस करती है, तेल साबुन राइट फ्रॉम बेड टू नीडल सारी चीज़ें प्राइवेट सेक्टर हमें प्रोड्यूस करके देती है। तो हमारे यहाँ मिक्स्ड इकोनॉमी है। अमेरिका में कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी, सोशलिस्ट इकोनॉमी रसिया में। तो कहने का मतलब इकोनॉमिक फैक्टर भी डिसाइड करता है कि इंडस्ट्रियल रिलेशन कैसा होगा किसी कंट्री के मैनेजमेंट और वर्कर के बीच में। अगर मान लीजिए कैपिटलिस्टिक जो इकोनॉमी होगी, इसको और मैं थोड़ा बढ़ा के बता रहा हूँ, कैपिटलिस्टिक जो इकोनॉमी होगी वहाँ पे क्या होगा, रिलेशन जो होगा वर्कर का और मैनेजमेंट का बहुत अच्छा हो ऐसी ज़रूरी बात नहीं है। क्योंकि उस केस में क्या होता है कि इन कंपनियों का काम तो क्या होता है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। वो चाहते हैं कि कम से कम पैसा देकर ज़्यादा से ज़्यादा लेबर लिया जा सके। तो इकोनॉमिक फैक्टर भी कहने का मतलब ये है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है नेचर डिसाइड करने में, ठीक है। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट देखते हैं, टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स क्या है भाई। ये भी एक ऐसा फैक्टर है जो नेचर को डिसाइड करता है। कैसे कि टेक्निक्स क्या यूज़ किए जा रहे हैं प्रोडक्शन में, टेक्निक्स क्या खूब मशीनरी लगाई जा रही है, कैपिटल स्ट्रक्चर कैसा है, रेशनलाइजेशन कैसा है। तो टेक्नोलॉजिकल फैक्टर भी नेचर ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशन को डिसाइड करता है, ठीक है। मान लीजिए कहीं पे मैनुअल ही काम करा रहे हैं तो वो वर्कलोड ज़्यादा बढ़ जाएगा वर्कर के ऊपर। कहीं अच्छी अच्छी मशीनें लगी हुई हैं तो वर्कर तुरंत खुश हो जाएगा, बोलेगा यार इसमें तो बहुत आसान है काम करना। तो ये भी कहीं ना कहीं रिलेशनशिप को अफेक्ट करता है, उसके नेचर को डिसाइड करता है। आगे बढ़ते हैं, सिग्निफिकेंस क्या है गुड इंडस्ट्रियल रिलेशन का। अगर इंडस्ट्रियल रिलेशन अच्छा हो तो उससे क्या फायदे होंगे, उसका सिग्निफिकेंस क्या है, उसकी महत्वपूर्णता क्या है, उसका इम्पोर्टेंस क्या है, उसका सिग्निफिकेंस क्या है। तो देखिए हारमोनियस रिलेशनशिप अगर रहता है ना मैनेजमेंट और वर्कर के बीच में, ओवरऑल मैनेजमेंट और वर्कर, या फिर इसको आप लेबर यूनियन एंड मैनेजमेंट भी कह सकते हो, बिकॉज वर्कर तो लेबर यूनियन के ही पार्ट होते हैं ना। अगर अच्छा रहता है तो प्रोडक्शन बहुत अच्छा होता है, ठीक है। इसके बहुत सारे फायदे हैं, देखिए मैं बताता हूँ। इट मस्ट बी हारमोनियस और कॉर्डियल, ठीक है, दोनों सेम ही शब्द हैं। तो बेनिफिट क्या होंगे, एक तो बेनिफिट ये होगा कि इंडस्ट्रियल पीस बना रहेगा। इंडस्ट्रियल पीस क्या होता है भाई, किसी इंडस्ट्री में मैनेजमेंट और वर्कर के बीच में लड़ाई हो जाए तो प्रोडक्शन ठप हो जाएगा और खामखा एक गंदा माहौल बनेगा। तो इंडस्ट्रियल पीस बनाने के लिए कॉर्डियल और हारमोनियस गुड रिलेशनशिप का होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। बात समझ में आ गई होगी। एंड अगर ऐसा होता है तो कंसंट्रेशन रहता है वर्कर्स का प्रोडक्शन पे और ग्रोथ होता है उस कंपनी का, इंडस्ट्री का। आगे बढ़ेंगे, दूसरा फायदा देखते हैं। कुछ और फायदे, जैसे 7 टोटल फायदे हैं, तो दूसरा इसमें फायदा क्या है, प्रोडक्टिविटी हाई रहेगी, अच्छा रिलेशनशिप रहेगा, अच्छा सब खुश रहेंगे तो प्रोडक्टिविटी भी अच्छी रहेगी। इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी भी प्रोपोगेट होगी उसमें। इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी से मेरा मतलब ये है कि इंडस्ट्री में मैनेजमेंट और जो लेबर हैं, वहाँ पे जो वर्कर हैं, उनमें डेमोक्रेसी है कि नहीं। क्या इन लेबर को इतना राइट है कि ये मैनेजमेंट के साथ मिलकर काम कर रहे हैं और अपना पॉइंट रख रहे हैं, है इतना राइट। कंसल्टेशन में क्या इनको शामिल किया जाता है कि नहीं। तो वर्कर एंड मैनेजमेंट के कंसल्टेशन में फ़ायदा होता है अगर गुड रिलेशनशिप हो तो, और ओवरऑल इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी बढ़ती है जिससे वर्कर्स मोटिवेटेड रहते हैं और ये कंट्रीब्यूट करते हैं, अपना बेस्ट देते हैं प्रोडक्टिविटी के लिए, ठीक है। ये भी बात समझ में आ गई होगी। कलेक्टिव बार्गेनिंग बना रहता है अगर इन दोनों के बीच में रिलेशन अच्छा हो, जिससे कि जो भी इश्यूज हैं लेबर और मैनेजमेंट के बीच में, उन इश्यूज को बड़े ही आसानी से निपटाया जा सकता है, ख़त्म किया जा सकता है। फेयर बेनिफिट होता है वर्कर्स को भी, क्योंकि अगर अच्छा रिलेशन रहेगा तो जो वहाँ पे प्रोडक्टिविटी भी अच्छी रहेगी
और साथ में जो इंडस्ट्री में मैनेजमेंट है वो भी खुश रहेगा, और इनको इकोनॉमिक बेनिफिट देगा। इनको मतलब इन लोगों को, ये जो लेबर हैं, ये जो वर्कर हैं, इनको इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक बेनिफिट दिया जाएगा, जिससे कि ये अच्छी लाइफ लीड कर सकते हैं। ठीक है। छठा है, इनका मोरल हाई रहेगा। और मोरल तो भाई साहब किसी भी काम करने में बहुत ज़रूरी है। अगर एक बंदा ऐसे मोरली ही डाउन है, उसको बोल दिया जाए कि भाई इस कंपनी में आपको ये काम करना है, आज इतना काम निकाल देना है, और ऐसे ही वो मोरली ही डाउन है, तो ये क्या बोल दिया यार, मेरे से तो आज काम करने का मन ही नहीं है। मोरल अप रहना बहुत ज़रूरी है। मोरल अप रहने से कॉमन गोल्स को अचीव किया जा सकता है। ओवरऑल जितने भी मेंबर्स हैं ऑर्गेनाइजेशन में खुश रहेंगे और अपना बेस्ट देंगे। फैसिलिटेशन ऑफ चेंज, मान लीजिए कि अच्छा रिलेशन नहीं है लेबर या फिर वर्कर कह लो, लेबर और वर्कर एंड मैनेजमेंट के बीच में अच्छा रिलेशन नहीं है, और इंडस्ट्री या फिर मैनेजमेंट कह लो कि चाहती है कि कुछ चेंज लाया जाए, तो एक तो ऐसे ही लड़ाई झगड़ा चल रहा है, चेंज लाओगे तो और उग्र हो जाएंगे वर्कर्स, तो फैसिलिटेशन ऑफ चेंज हो नहीं पाएगा। लेकिन अगर गुड इंडस्ट्री रिलेशन बना रहे तो कोई भी नया चेंज आए, कोई भी चीज़ें नई आ रही हैं कंपनी में, इंडस्ट्री में, उसको बड़े ही आसानी से इनकॉर्पोरेट किया जा सकता है। तो फैसिलिटेशन ऑफ चेंज भी यहाँ पे देखा जा सकता है। आज की इस क्लास में इतना ही। छोटी छोटी क्लासेस में मैं आपको बताऊंगा ताकि आपका भी दिमाग गर्म ना हो और आप बड़ी आसानी से समझते रहो। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि बहुत जल्दी आपको ये सिलेबस कंप्लीट करा दूंगा मैं। ये जो आप परेशान हो रहे होगे सिलेबस देख के यूपीएससी पीएफओ का कि भाई इसको मैं कैसे कवर करूँगा, तो इसको तो मैं बड़े ही आसानी से कवर करा दूंगा, और ये नोट दे दूंगा आपको लास्ट के लिए, लास्ट में दूंगा। जब सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी तब आपको मिल जाएगा। टारगेट रख रहा हूँ जल्दी से जल्दी कंप्लीट करके आपको नोट दे दूँ ताकि आप बार बार रिवाइज कर सको। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।